वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट थर्ड द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि मूवमेंट कहां से स्टार्ट होते हैं, कैसे डिसएफिकेशन मिलती है इंडियन पीपल्स को, और कैसे ये रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट करते हैं, और कैसे इंडियन नेशनल और कैसे इंडियन कांग्रेस वजूद में आ जाती है, और कैसे लीडर्स उसमें मिलते जा रहे हैं, और कैसे इंडियन कैसे महात्मा गांधी की एंट्री यहाँ पे हो जाती है, और कैसे ये स्वराज यानी कि सत्याग्रह का शुरुआत यहाँ पे करते हैं, और कैसे ये चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, इलाहाबाद मिल स्ट्राइक स्टार्ट करते हैं, और खेड़ा सत्याग्रह कैसे स्टार्ट करते हैं, और कैसे फिर जो रिवॉल्ट सत्याग्रह वो स्टार्ट करते हैं, कैसे ब्रिटिश क्या कौन से जुल्म ब्रिटिश इंडियंस पे कर रहे थे, और कौन सा एक्ट और कौन से रिवॉल्ट जैसे एक्ट उन्होंने बनाया था कि जो भी रोलिशनरी इंडियन रोलिशनरी होगा उनको जो भी बोलेगा अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल, यानी नो अपील, नो यकीन और नो दलील, यानी उनको ऐसे ही भेज दिया जाएगा। और हमने आपको बताया था कि अमृतसर में अप्रैल 1919 में कुछ लोग आते हैं इसलिए इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैसाखी मनाने के लिए वहां पे प्रेजेंट थे। दैट मीन्स कि वो एक ऐसा प्रोटेस्ट था जहां पे बच्चे भी प्रेजेंट थे, वो एक ऐसा प्रोटेस्ट था जहां पे वुमेन्स भी प्रेजेंट थे, वो एक ऐसा प्रोटेस्ट था जहां पे जवान भी प्रेजेंट थे, वो एक ऐसा प्रोटेस्ट था जहां पे बूढ़े भी प्रेजेंट थे, वो एक ऐसा प्रोटेस्ट था जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेजेंट थे, क्योंकि कुछ लोग प्रोटेस्ट इसलिए करने के लिए आया था जो रिवॉल्ट एक्ट इन्होंने बनाया था इसके सत्याग्रह में, उसके अपोजिशन में कुछ लोग आए थे, लेकिन कुछ लोगों को ये पता भी नहीं थी, वो बैसाखी मनाने के लिए बेचारे आए थे। और जनरल डायर ने ओपन वहां पे चारों दरवाजों को क्लोज करके वहां पे ओपन फायर स्टार्ट किया था, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे बच्चे जो थे, बहुत सारे जवान जो थे, बहुत सारे बूढ़े जो थे, बहुत सारे वुमेन जो थे, वो वहां पे इस दुनियाई फानी से चले गए और बहुत सारे जख्मी हो गए थे। और आज भी अगर आप देखोगे, आज भी अगर आप वहां पे जाओगे, वहां अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल के पहले आ जाता है, लेफ्ट साइड से अगर यहाँ से जाएंगे तो वहां पे पूरी डिटेल्ड लिखी हुई है वहां पे कंस्ट्रक्शन। उस टाइम पे जब मैं गया था 2020 में, तो वहां पे उस टाइम कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ठीक है ना, तो वहां पे आज भी लिखा गया है ये सिनेरियो। दैट मीन्स कि आप लोग क्या करोगे अपनी लाइफ में, कोई बादशाह क्या करेगा अपना लाइफ में, मे भी कुछ टाइम के लिए वो जुल्म कर रहा हो, लेकिन इतिहास उसको लिखता जा रहा है। अब अफगानिस्तान ने यहाँ पे 1670 ईयर्स रूल किया, उन्होंने क्या किया वो लिखा हुआ है। यहाँ पे कोलकाता डायनेस्टी आई, यहाँ पे लोहारा डायनेस्टी आई, है ना, यहाँ पे नंदा डायनेस्टी आई, यहाँ पे शुंगा डायनेस्टी आई, ठीक है ना, यहाँ पे मुगल की हुकूमत आई, यहाँ का डोगरा का रूल आया, यहाँ का सिख का रूल आया, और जिन्होंने जो भी किया, जो कंस्ट्रक्शन किया वो भी लिखा गया, जो लोगों के साथ व्यवहार किया वो भी लिखा गया, जो वुमेन्स के लिए वेलफेयर के लिए अच्छे काम के लिए किया वो भी लिखा गया। ब्रिटिशर्स के अगर आप देखोगे, जहां पे मैंने आपको बताया था ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा अत्याचार, बहुत सारा जुल्म किया इंडियंस पे, वहीं पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हो रहे थे, यहाँ पे कॉलेजेस सिस्टम्स हो रहे थे, यहाँ पे निज़ाम ठीक हो रहा था, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश में दिया जा रहा था, यहाँ पे पाठशाला को एक रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही थी, यहाँ पे जो 20 लाख बच्चे थे उनको एक स्कूल के फॉर्म में बिल्डिंग्स प्रोवाइड किए जा रहे थे। अब वहाँ पे नहीं, लोगों को अलग अलग से क्लास में लिए जा रहे थे, यहाँ पे अगर एक साइड से आप उनके इफेक्ट भी देखोगे, लेकिन इतिहास इसको भी नहीं बोलता। इतिहास उनके सही चीजों को जो उन्होंने वुमेन रिफॉर्म जो यहाँ पे देखा था हमने, कैसे कैसे लोग आ गए थे, कैसे रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी, लोग उन वो भी इतिहास उसको भी नहीं क्या करता है, नहीं मिटाता है। ये बात थी, ये कहानी थी, ये मैं अब हम आएंगे अपने टॉपिक पर, दैट इज पूर्णा स्वराज। पूर्णा स्वराज क्या कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहती थी इंडिया के लोग?
ये चाहते थे, पहले उसको डिसस्टिफिकेशन थी, फिर मॉडर्निस्ट आए थे, और अब क्या आए थे, अब ये बोल रहे थे कि हमें पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहे 1929 में। और अंडर इनका लीडर जो था वो था जवाहरलाल नेहरू, और 26 जन 1930 को ऑल ओवर द कंट्री इस बात पे बुधाई हुए थे, इस बात को मानने लगे थे कि हमें इंडिपेंडेंस क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिशर से। और इसीलिए 26 जन 1930 को इंडिपेंडेंस डे भी मनाया जाता है। और मार्च टू डैंडी यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मैंने आपको बताया था कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो खत्म किया गया था गांधी के ओर से, क्योंकि चौराई एक्सीडेंट जहां पे 22 पीपल्स वर किल्ड, पुलिसमैन वर किल्ड बाय द पीपल्स, और वहां पे बहुत सारे फायर किए गए थे, ठीक है ना। तो इसीलिए उसने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को खत्म किया था, यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। यानी इसका मतलब ये था कि सिनफुल टू द टैक्स सॉल्ट, यानी ये बोल रहा था ये गुनाह है, सिनफुल है, ये जुर्म है कि ये लोग टैक्स लगाते हैं साल्ट पे, क्योंकि साल्ट हर एक बाशिंदे के लिए जरूरी है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दरमियानी तबके को हो, जो भी इंसान हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मैन हो, जो भी इंसान होगा उसके लिए तो टैक्स, उसके लिए तो साल्ट जरूरी है। लेकिन ये हाई टैक्स प्रोड्यूस करते हैं इस साल्ट के लिए। और यहाँ पर गांधी जी क्या बताता है, जैसे साल्ट मार्च क्यों उठाया, क्योंकि अगर वो कोई और मार्च उठाता, और क्या पता अगर वो क्लोथ्स के लिए उठाता, कुछ जो वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो ना थे, अगर वो कुछ मतलब पीजेंट्स के लिए उठाते और दूसरे जो लोग थे वो ना आते। और इसने साल्ट इसलिए चुना क्योंकि साल्ट एक ऐसा जरूरत थी हर एक बाशिंदे के लिए, वो क्या भी हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, है ना। और इसने मार्च किया 240 मील्स तक, 78 वॉलंटियर्स उसके साथ थे, और 24 डेज तक ये क्या करता रहा, चलता रहा, पीजेंट्स के साथ थे। पीजेंट्स को पता थी क्योंकि ये लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, ट्रेवलर्स भी, ये लोग क्योंकि उनको वहां से फारस सत्याग्रह भी करना था, यहाँ से ही टैक्स सॉल्ट बढ़ाया गया था, ये सब के लिए एक मुद्दा था, सबका एक मुद्दा था। वुमेन्स, बिजनेसमैन, फेडरेशन, पॉपुलेशन एम्पावरमेंट, जो फेडरेशंस थे, जो इन्होंने क्या किया, पॉपुलेट को निकाला, वहां पर लिखा ऐसा, मतलब ये ब्रिटिशर्स हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट स्टार्ट हुआ 1935 में, जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पर दी गई है, स्टेट इलेक्शन कराया गया है 1973 में, और कांग्रेस फॉर्म हुए। कांग्रेस जो थी उन्होंने क्या 7 सीट्स लिए आउट ऑफ 11, यानी कि अब वो रूल करने लगे। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ कि यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन जब हम टेंथ के ऊपर जब देखेंगे तब तो अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जब 10th में आ जाएंगे तब हम देखेंगे क्या काज रहा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ है, वो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। या मतलब कैसे कैसे एक डायरेक्ट तो मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट से पहले ही कुछ हुआ होगा ना, तो वो सारी कहानी हम 10th में पढ़ने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। फिर जब हम 12th में आ जाएंगे तो वहां पे इसको अच्छे से डीपली हम समझेंगे। यहाँ क्लास 8th में जितना है उतना हम समझते हैं, ठीक है ना। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ मिली गई थी, यानी कि अब स्टेट इलेक्शंस कराए गए थे 1937 में, और कांग्रेस ने 7 सीट्स ली थी आउट ऑफ 11। और सितंबर 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर जब होता है, और कांग्रेस क्या कहती है ब्रिटिशर से, वो ये कहती हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, यानी कि आपके लिए तो लेदर बूट्स हम फराहम करेंगे, आपके लिए तो हम सोल्जर्स फराहम करेंगे, लेकिन आपको इसके बदले क्या करना, हमें इंडिपेंडेंस, टोटली प्रॉपर इंडिपेंडेंस देनी है आफ्टर वॉर। वी वांट अ फ्री इंडिपेंडेंस, हमारा जो हिंदुस्तान है ये आज़ाद होना चाहिए आफ्टर द वॉर। यानी कि ब्रिटिशर्स ये बोल रहे हैं कि ब्रिटिशर से कि जब आप यहाँ से क्या करोगे, जब हम आपकी मदद करेंगे तो आपको इसके बदले से जो इंडिया है इसको क्या करना है, फ्री करना है।
और ब्रिटिशर्स इस बात को रिफ्यूज करते हैं और इस बात को नहीं मानते। और जो यहाँ पे कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स बन गए थे वो सारे रिजाइन करते हैं, वो सारे क्या करते हैं, वो सारे रिजाइन करते हैं इस बात से, क्योंकि ये लोग रिफ्यूज कर रहे थे, ठीक है ना। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्वाइट इंडिया मूवमेंट। और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, मिड सेकंड वर्ल्ड वॉर में गांधी जी एक नारा लगाता है कि ब्रिटिश क्वाइट डू और डाई मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ब्रिटिश क्वाइट इंडिया, ठीक है ना। British quite India immediately. Now the British have to quite India. They have to go from the India. They have to leave the India. गांधी यही बता रहा है कि ब्रिटिशर्स को, यहाँ पे फॉरेनर्स को, इन्वेडर्स को यहाँ से भागना चाहिए। और इन्होंने डू और डाई मूवमेंट स्टार्ट किया, यानी कि चाहे रहो या मरो, यानी कि डू या करो या मरो, या तो हमें उनसे आज़ादी लेनी है या हम अपने जान के भी बाजी लगा सकते हैं, ठीक है ना। हम मरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें उनसे फ्री इंडिपेंडेंस चाहिए। और यहाँ पे जेल लिए गया किसको, गांधी जी को, और बहुत सारे लीडर्स को जेल लिया गया। लेकिन आप देखो कहाँ से ये बात चल रही थी, 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 से चल रही थी, यानी कि लोगों के दिल में भी अभी आग बहुत ज्यादा था और इसकी हरारत से, इसकी गर्मी से, हाँ, और लोगों से ये बहुत सारी जगहों पर ये क्या हुआ, ये स्प्रिट हो गया। और गांधी जी का नाम जो था वो मशहूर हो चुका था। और ये जो डू और डाई मूवमेंट ये पूरे इंडिया में फैल गया और पीपल्स फॉर्म नाउ ओन गवर्नमेंट। और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ब्रिटिशर्स बिजी थे उस सेकंड वर्ल्ड वॉर में, यहाँ पे इंडियन के लोगों ने, कुछ लोकल्स ने अपने क्या किए, अपने गवर्नमेंट को बनाया। और ब्रिटिशर्स ने इस चीज को सप्रेस किया। कुछ टाइम के बाद ब्रिटिशर्स ने इस चीज को खत्म किया, ब्रिटिशर्स ने इस चीज को दबाने की कोशिश की, ठीक है ना। एंड ऑफ 1943 की अगर हम बात करेंगे, 90,000 पीपल्स वर अरेस्टेड, 1000 वर किल्ड इन पुलिस फायरिंग। यानी कि एंड ऑफ 1943 की अगर हम बात करेंगे, 19 पीपल जो थे वो अरेस्ट किए गए, नॉट अ जोक, एंड 1000 पीपल वर डाइड यहाँ से, क्योंकि पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट की थी। और कहा जा रहा है कई जगहों पे मशीन गन का यूज भी किया गया था और आयर से वो मशीन गन का यूज कर रहे थे। और इसके अलावा टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, नाउ वी विल गो थ्रू द 1947 की ओर से हम बढ़ रहे हैं। अब हम 1940 की बात करेंगे। अब हम यहाँ पे 7 साल्स में क्या हुआ वो हम पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। नाउ पार्टीशन क्यों होता है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस क्यों होती है, क्योंकि 1940 की अगर हम बात करेंगे, मुस्लिम लीग जो थे वो चाहते थे कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिले। क्यों, वहां मेंशन तो वो पाकिस्तान नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट स्टेट्स तो चाहते थे। क्यों चाहते थे, पहली बात ये थी क्योंकि ये रिजेक्ट कांग्रेस वाले जो थे वो उनको बता रहे हैं कि जो लीग वाले होते हैं वो उनको बता रहे हैं कांग्रेस वालों को कि हम आपके साथ क्या करेंगे, आपके साथ ज्वाइंट एक पार्टी बनाएंगे, जब इन्होंने जीता था लेकिन ये रिजेक्ट कर रहे थे कांग्रेस वाले। और उसकी वजह से उनको लगा था, एक दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई थी कि क्या हो सकता है कि ऐसा कुछ टाइम आ जाए जब हम इंडिपेंडेंस में आ जाए और मुस्लिम्स की कोई कदर कीमत ही ना रहे। जिन मुस्लिम्स ने यहाँ पे जान की बाजी लगाई, जिन मुस्लिम्स ने अपने घर को लौटाया, जिन मुस्लिम्स ने अपने खून से हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, ठीक है ना, क्या पता उन मुस्लिम्स की कोई फिर बात ही सुनने वाला ना हो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1937 जब इलेक्शन हुआ था, आउट ऑफ मतलब 7 किसने, कांग्रेस ने, मतलब कांग्रेस ने तो अच्छा स्कोर किया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने नहीं जीता था, ठीक है ना। 1945 में ब्रिटिश नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन कांग्रेस एंड लीग। और लीग और जो ये कांग्रेस हैं अभी ये चाहते थे ये पार्टीशन ना हो, या पाकिस्तान या इंडिया के अलग अलग 2 कंट्रीज में डिवाइड ना हो जाए। और ये इसीलिए नेगोशिएशन करने के लिए आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे, ठीक है ना, नेगोशिएशन बिटवीन कांग्रेस, अगेन इलेक्शन। और ये क्या कर रहे हैं, अभी नेगोशिएशन इसलिए हो रही है कि आगे इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 1946 में इलेक्शन हो जाते हैं और लेकिन लीग जो है, लीग
वहीं पे जो मुस्लिम लीग थे वहीं पे वो लोग जीत जाते हैं जहाँ पे रिजर्व सीट्स थे मुस्लिम्स के लिए, लेकिन जहाँ पे रिजर्व सीट्स नहीं थे वहाँ पे मुस्लिम हार जाते थे। और इसकी वजह से इनको एक डर सा महसूस होता है, क्या पता हमारी बात सुनने वाला कोई होगा कि नहीं होगा। और ये डिमांड करते हैं पाकिस्तान अली मोहम्मद जिन्ना जो था वो पाकिस्तान का डिमांड करता है कि हमें एक नया सा अलग सा एक कंट्री चाहिए जिसका नाम ये पाकिस्तान कहते हैं। और मार्च 1946 में ब्रिटिशर्स के काउंसिल में एक मीटिंग होती है जहाँ पे वो 3 मेंबर्स यहाँ पे भेजते हैं और इसीलिए वो सजेस्ट कर लेते हैं इन मुस्लिम लीग से और कांग्रेस से कि आप यूनाइट हो जाए, हम आपको छोड़ देंगे, आज़ाद छोड़ देंगे, लेकिन आप ये पार्टीशन वाली बात ना करें। लेकिन वो कुछ मसलों पे, कुछ मामलों पे, कुछ बातों पे उनको नहीं मना पाते हैं और वो यही बता रहे हैं आगे कि नहीं पार्टीशन तो होनी चाहिए, पार्टीशन तो होनी चाहिए। मतलब एक कि हम उनको कन्वेंस ही नहीं कर पाए, ठीक है ना। और मुस्लिम लीग जो थे वो मास एलिगेशन पे उतर आए और 16 अगस्त 1946 उसने डायरेक्ट एक्शन डे रखा। और जब डायरेक्ट एक्शन डे सेवरल डेज तक चलता गया और जहां पर थाउजेंड ऑफ children, thousands of women, thousands of men, thousands of old people, thousands of laborers, thousands of weavers, thousands of peasants वहां पे मतलब इस दुनिया से चले जाते हैं। यानी कि several days death of thousand people were done। नाउ पार्टीशन के टाइम पे अगर हम बात करेंगे बहुत सारे जो लोग थे वो किल हुए हैं, बहुत सारे वुमेन्स को अनटोल्ड ब्रुटलिटीज की गई हैं और बहुत सारे क्या कहेंगे हम, बहुत सारे लोगों को घर से बेदखल की गई हैं और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है। इनके एक इंतहाई खौफनाक जो चीज यहाँ पे हो गई थी ड्यूरिंग द पार्टीशन टाइम। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सो जॉय ऑफ द कंट्री इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स कम मिक्सड विद पेन एंड वायलेंस। एक साइड से भारत को ये खुशी थी कि हम आज़ाद हो रहे हैं इनसे, इन अंग्रेज़ों से, इन क्रूरल रूलर्स से, इस हाई टैक्स रेवेन्यू से। अब ये चाह रहे थे, अब उनको पता थी अब एक हमारी अलग सी डेमोक्रेसी आएगी, अब उनको पता थी अब एक हमारा नया सा कॉन्स्टिट्यूशन आएगा और जिस कॉन्स्टिट्यूशन में ब्लैक्स और वाइट्स, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में अपर क्लास और लोअर क्लास को अलग अलग नहीं किया जाएगा। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन आएगी, एक ऐसी डेमोक्रेसी आएगी जहां पर राइट इक्वलिटी होगी, वहां उस डेमोक्रेसी में जहां पर राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच होगी, वो उस डेमोक्रेसी में हम आएंगे जो डेमोक्रेसी गांधी जी लेकर आना चाहते थे, जो डेमोक्रेसी जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर लाना चाहते थे, जो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर लाना चाहते थे, जो हमारा डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर लाना चाहते थे। अगर एक साइड से इनकी ये खुशी थी लेकिन दूसरी साइड से ये भी गम था कि जो यहाँ पे एक अलग सा पैन, क्योंकि 1000 पीपल किल हो रहे थे और यहाँ पे मिक्स हो गए थे ये चीजें। एक साइड से खुशी थी और दूसरी साइड से इस चीज का गम भी था, इस चेंज का पैन भी थी, इस चेंज का वायलेंस भी था। ये पार्टीशन जो था ये क्यों हुआ, अब इसके बाद भी कहानी है वो हम आगे पढ़ेंगे। कुछ प्रिंसली स्टेट्स बन जाते हैं और वो प्रिंसली स्टेट्स फिर कहाँ से मिल जाते हैं और यहाँ पे बचता है कश्मीर, हमारे कश्मीर का इशू, और ये इसको जम्मू कश्मीर कहाँ और कैसे ये इंटीग्रल पार्ट में मिल जाते हैं और क्या क्या इसके साथ भी हो जाता है वो भी हम आगे पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करेंगे, इसी ने बताया गांधी को फादर ऑफ नेशन। और 1941 में ये कलकत्ता से सिंगापुर की ओर आ जाता है और ये अपनी आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी बनाता है। और जब इंडियन नेशनल आर्मी एंटर करता है 1944 इंडिया में, और लेकिन ये फंस जाते हैं, उनको इम्प्रिजन किया जाता है और यहाँ पे भी प्रोटेस्ट ऑल ओवर द इंडिया हो जाता है। और दैट मीन्स कि ये लोग भी सपोर्टर्स बन जाते हैं इस कंप्लीट इंडिपेंडेंस के, और यहाँ से कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाता है हिंदुस्तान वालों को। यहाँ पर इंडिया फ्री हो जाता है इससे, ब्रिटिशर से। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ स्टडी प्लेटफॉर्म।